एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा स्टडीज़। आपके हर प्रॉफ के लिए डिजिटल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स एंड वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड देखने के लिए, गेन करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके अलावा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पे आपको थर्ड प्रॉफ के सारे नोट्स, वीडियो लेक्चर, एग्ज़ाम पेपर्स सारे आपको अवेलेबल होंगे। ऐप की लिंक जो है आपको लिंक पे दी हुई है नीचे, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड करें और देखें। अब देखेंगे शल्य तंत्र में हम स्केलेटल इंजरी के बारे में। स्केलेटल इंजरी इज भग्न, भग्न इज फ्रैक्चर, फ्रैक्चर इज़ वेरी कॉमन इन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि गिर जाते हैं, चोट लग जाती है तो फ्रैक्चर हो जाता है। बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और जितना ज़्यादा ये आपके एनवायरनमेंट में देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा आपके पेपर में देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ना एक क्वेश्चन इससे हमेशा हर बार आएगा ही आएगा। आपका एमसीएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो इसलिए हम भग्न को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले किसके बारे में, फ्रैक्चर के बारे में, लाइक कांड भग्न या अस्थि भग्न के बारे में, जब दोनों मूव अलग अलग हट गए हैं, डिस्प्लेस हो गए एक तरीके से, वो वाली चीज़ हम देखेंगे। तो निदान, प्रकार, लक्षण, उपद्रव और उसकी चिकित्सा हम देखेंगे। देन हम जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन्स है बॉडी में उनके फ्रैक्चर देखेंगे, लाइक आपकी स्कैपुला, अंश फलक का फ्रैक्चर देखेंगे, अक्षकास्थि क्लेविकल का फ्रैक्चर देखेंगे। उसके बाद क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम उसकी नॉर्मल एनाटमी देखेंगे कि क्या एनाटमी होती है, उसका फंक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे। देन हम उसका देखेंगे फ्रैक्चर, क्यों ये नॉर्मल एनाटमी हम देख रहे हैं और फंक्शन देख रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्चर होगा तो उसका कॉम्प्लिकेशन हम उससे बता सकते हैं, कहाँ कहाँ का फ्रैक्चर हो सकता है वो हम इसकी वजह से बता सकते हैं। तो फ्रैक्चर पढ़ने के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन हम मैनेज कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ह्यूमरस का फ्रैक्चर देखेंगे, प्रगांडास्थि का, रेडियस, आपकी रेडियस लेटरल साइड में होती है, बाहर की तरफ होती है, इसको बोला बही प्रकोष्ठास्थि, अल्ला जो अंत प्रकोपास्थि होती है। देन आपकी उरुअस्थि यानी कि आपका फीमर का फ्रैक्चर देखेंगे। देन जानवस्थि यानी कि पटेला का फ्रैक्चर देखेंगे। अंतर्जगनास्थि और बहिर्जगनास्थि यानी कि टिबिया और फिबुला का फ्रैक्चर। देन पेल्विस, श्रोणी भग्न हम देखेंगे। देन सेकेंड टाइप आपका आएगा संधि मोक्ष, डिसलोकेशन के बारे में, तो उसका सेम निदान, प्रकार, लक्षण, उपद्रव हम देखेंगे। उसमें हम डिफरेंट जॉइंट का, डिसलोकेशन तो जॉइंट का ही होगा, तो सबसे पहले ऊपर से चलेंगे तो शोल्डर जॉइंट आएगा, उसका डिसलोकेशन देखेंगे। अंश संधि मोक्ष, एल्बो जॉइंट का डिसलोकेशन देखेंगे जो आपकी कूर्पर संधि मोक्ष है। देन वंक्षण का देखेंगे, लाइक हिप जॉइंट का डिसलोकेशन देखेंगे। देन हम जो बोन इंजरी हो रही है, जॉइंट इंजरी हो रही है, उन दोनों का एग्जामिनेशन करते हैं और कैसे इमोबिलाइजेशन करना है, कैसे ट्रैक्शन करना है, मतलब पुलिंग फोर्स से कैसे दोनों बोन को जो डिस्प्लेस हुई है उनको जोड़ना है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट एड क्या करनी है भग्न में वो हम देखेंगे और संधि मोक्ष में क्या फर्स्ट एड देनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ भग्न, ठीक है। भग्न में हम बात करेंगे, सबसे पहले दो चीज़ें हम देखेंगे, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन। अब हमारा आता है व्हाट इज़ फ्रैक्चर और व्हाट इज़ डिसलोकेशन। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे भग्न में दो चीज़ें हैं, क्या क्या, एक तो फ्रैक्चर हो गया है बोन का और एक बोन डिसलोकेट हो गई है, लेकिन बोन डिसलोकेट कैसे होगी, उसका जॉइंट डिसलोकेट होगा, तो डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट। दो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे अस्थि भग्न और संधि मुक्त के बारे में। सबसे पहले हम आते हैं, क्या भग्न होता क्या है। भग्न मीन्स टूट जाना या अपने स्थान से हट जाना, यानी कि जो नॉर्मल आपकी एनाटमी है बोन्स की या जॉइंट्स की, जो नॉर्मल एनाटमी है उससे क्या हो जाएगा, कुछ डिफरेंट होगा। लाइक वो बीच में से टूट गई है, एक पार्ट उसका अलग हो गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई है, तो ये सारी चीज़ें भग्न के अंदर आती हैं। अस्थि विश्लेषो अत्र भग्नो अभिप्रेत, यानी कि अस्थि का अपने स्थान से अलग हो जाना। अब यह दो प्रकार का होता है, कांड भग्न और संधि मुक्त। कांड भग्न यानी कि फ्रैक्चर और संधि मुक्त यानी कि डिसलोकेशन। आपको पता ही होगा फ्रैक्चर होता क्यों है, भग्न होता क्यों है। तो ये होता है जब हम कहीं चोट लग गई, गिर गए, कोई हैवी ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर आ गया, ठीक है, इसकी वजह से होता है।
तो वही बोला है पतन। कोई बहुत ऊंचाई से गिर गया, किसी बड़ी बिल्डिंग से गिर गया, 4th-5th फ्लोर से। पीडन, अगर क्या हुआ उस पर कोई प्रेशर वाला फोर्स लगा लेकिन वो बहुत भारी वस्तु से लगा, तो प्रेशर वाले फोर्स से हो सकता है। उसके बाद प्रहार हो गया, उस पर किसी लाठी वगैरह से प्रहार कर दिया। आक्षेपण, यानी कि हमने क्या कर दिया, अंग को जोर से खींचा। एक बच्चों में होता है ना, ऐसे हाथ पकड़ के खींच लेते तो उनका फ्रैक्चर हो जाता है हाथ का, ठीक है, इस तरीके से। तो किसी हमने आक्षेपण कर दिया, तेज फोर्स से उसको पुल कर लिया। या फिर हमने व्याल, मृग, दशन, प्रवृत्ति, यानी कि हिंसक या पालतू पशुओं द्वारा काटा या प्रहार वगैरह हो गया तो उसकी वजह से हमारा भग्न होता है। टाइप हमने दो देखे थे, संधि मुक्त और कांडभग्न। संधि मुक्त मतलब डिसलोकेशन होना, जॉइंट अपने स्थान से हट जाएगा। कांडभग्न मतलब फ्रैक्चर, यानी कि वहाँ का शाफ्ट या फिर कोई भी पार्ट है वो टूट जाएगा। उसके अलावा और भी दो भेद होते हैं, आप देखते ही होंगे। एक होता है ओपन फ्रैक्चर और एक होता है क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर को बोला है अव्रण। ओपन यानी कि हम बात करेंगे सव्रण। अब अगर हम इनको डिटेल में देखते हैं, ओपन फ्रैक्चर और क्लोज फ्रैक्चर, तो नाम से ही पता चल रहा है जो ओपन फ्रैक्चर है, यानी कि उसमें हमें क्या दिख रहा है, अंदर की जो पूरा बोन वाला पार्ट है, यहाँ की नर्व सप्लाई वगैरह है, वो सब हमको क्या देखने को मिलेगी, देखने को आराम से मिलेगी। क्योंकि जो भी देखो, सबसे पहले बोन है तो बोन में दिख थोड़ी रही है, वहाँ पे स्किन होती है, टिश्यू होता है, वहाँ की मसल्स वगैरह होती है। अगर ये सारी स्ट्रक्चर विजिबल होंगी तो वो होता है ओपन फ्रैक्चर, और जब ये सारी स्ट्रक्चर विजिबल नहीं होंगी तो वो क्या होता है, क्लोज फ्रैक्चर होता है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, संधि मुक्त के भेद। सबसे पहले आयुर्वेद में देखते हैं। तो संधि मुक्त यानी कि डिसलोकेशन हुआ है, तो डिसलोकेशन के 6 भेद बताए हैं, ठीक है। अब मान लो आपकी जो संधि थी वो डिसलोकेट हो गई, इधर उधर हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, आपको पेन होगा। आप उस जॉइंट को हिला विला नहीं पाओगे, उस पर सहन नहीं कर पाओगे, तो यही सारे लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसका क्या होगा, हमारा मान लो हमको प्रसारण करना है उस जॉइंट का, फैलाना है उस जॉइंट को, लाइक एक्सटेंशन वगैरह करना है। हमें उस जॉइंट का आकुंचन करना है, यानी कि हमें क्या करना है, फ्लेक्सन करना है, या फिर हमें उसका विवर्तन करना है, इधर उधर उसको डुलाना है। ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, स्पर्श सहन नहीं कर पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उसका लक्षण हो जाएगा। अब हम बात करेंगे भेद। भेद अगर हम बात करते हैं तो इसके 6 भेद हैं, आपको याद होने ही चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कौन कौन सा है, उत्पिष्ट, विषलिष्ट, विवर्तित, अवक्षिप्त, अतिक्षिप्त और त्रिअक्षिप्त। तो कैसे याद कर लोगे, शिक्षित वर्णन करता है, 3 तो क्षिप्त क्षिप्त हो जाएंगे, अतिक्षिप्त, अवक्षिप्त और त्रिअक्षिप्त, और उत्पिष्ट, विश्लिष्ट और विवर्तित। उत्पिष्ट विश्लिष्ट विवर्तित, अवक्षिप्त, अतिक्षिप्त और त्रिअक्षिप्त हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पिष्ट। उत्पिष्ट हुआ तो इसमें क्या होगा, फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर होगा तो ऑब्वियस सी बात है जॉइंट के दोनों तरफ होगा, जॉइंट के दोनों तरफ क्या होगी, सूजन आने लगेगी और रात में होने लगती है पीड़ा। पीड़ा हमेशा रात में होगी क्योंकि रात का काल होता है, और उत्पिष्ट मतलब कि फ्रैक्चर डिसलोकेशन होता है। यानी कि नाम से ही पता चला, उत्पिष्ट मतलब पिस गया। पिस गया मतलब कि जो अस्थि है, संधि है, उनके बीच में रबिंग फोर्स हो गया। उस रबिंग फोर्स की वजह से घर्षण जब हुआ एक तरीके का, तो क्या बना, आपका उत्पिष्ट फ्रैक्चर बनेगा। तो पिसना, घर्षण होना हुआ है तो पीड़ा होगी, इस पर नहीं कर पाएगा और रात्रि में वेदना अधिक होती है। देन आता है विश्लिष्ट। विश्लिष्ट यानी कि सबलक्सेशन, यानी कि थोड़ा अपनी स्थिति से खिसक गया, थोड़ा सा अपनी स्थिति से खिसक गया तो वो क्या हो जाएगा, सबलक्सेशन। तो सूजन, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा और फंक्शंस नहीं कर पाएंगे। तीसरा आता है विवर्तित। विवर्तित नाम से ही पता चल रहा है, विवर्तित इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो जब लेटरल उसका डिसलोकेशन हो जाएगा, लेटरल साइड में अगर हमारी संधि जो जॉइंट है वो खिसक जाएगा तो वो विवर्तित होता है। अवक्षिप्त, अव मीन्स नीचे, अगर डाउनवर्ड हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, संधि नीचे की ओर खिसक गई है तो वो होता है अवक्षिप्त। अति मतलब कि दोनों जो है, संधि और अस्थि है, अस्थि जो दो अस्थि मिलके जो संधि बना रही होती है, तो जो एक अस्थि और संधि होती है, बोन और आपका जो जॉइंट होता है वो आपस में क्या कर गया, एक दूसरे के ऊपर
सुपर इम्पोज कर गया, चढ़ गया एक दूसरे के ऊपर, तो ये आपको किस में देखने को मिलेगा, अतिक्षिप्त में देखने को मिलेगा। ओवर राइडिंग हो गई एक तरीके से। देन आता है त्रियक्षिप्त। त्रियक मीन्स ऑब्लिक डिसलोकेशन, मीन टेढ़ी खिसकी, लेटरल में क्या हो जाएगी, लेटरल साइड में जाएगी, त्रियक में टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा त्रियक्षिप्त। तो ये आपके हो गए 6 संधि मुक्त के बारे में। अब आता है कांड भग्न। कांड भग्न के कितने भेद हैं, 12 भेद हैं, आपको नाम याद करना ही करना है। सबसे पहले आता है क्या, करकटक, अश्वकर्ण, चूर्णित, पिच्चित, अस्थिछल्लित, कांडभग्न, मज्जानुगत, अतिपातित, वक्र, छिन्न, पाटित और स्फुटित, ये 12 होते हैं। अब हम इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले आता है करकटक। करकटक में क्या होता है, देखो मान लो आपका फ्रैक्चर हुआ तो वहाँ की वेसल्स क्या होगी, इंजर होगी। वेसल इंजर होगी तो ब्लड वहाँ से लीक होगा, और ब्लड लीक होगा तो वहाँ आपका बन गया हिमेटोमा। तो अगर ये ब्लड आके एक्यूमुलेट हो गया और उभार बना लेगा, हिमेटोमा बना लेगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका करकटक। अश्वकर्ण नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारा भग्न होगा वो क्या करेगा, अश्वकर्ण घोड़े के कान की तरह से ऊपर सा उठा हुआ होगा। अब ये ऊपर सा उठा हुआ किस में हो सकता है, मान लो ये शाफ्ट है किसी बोन का, इसका ये ऑब्लिक फ्रैक्चर हुआ तो ही तो ये ऊपर उठा हुआ हो सकता है। तो ये किससे कोरिलेट करते हैं, ऑब्लिक फ्रैक्चर से कोरिलेट करते हैं अश्वकर्ण को। यानी कि जो टेढ़ा सा चला जाएगा, हड्डी जो है जो आपकी बोन होती है वो घोड़े के कान की तरह तिरछी चली जाती है। देन आता है चूर्णित। चूर्णित नाम से पता चला चूर्ण बन गया, पाउडर बन गया। तो पाउडर कब बनेगा, जब वो पूरा छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे, यानी कि आपका कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर हो जाएगा। इसमें क्रिपिटस आपको शब्द सुनाई देते हैं उस चूर्ण के। देन आता है पिच्चित। पिच्चित मतलब कि क्या हो गया, पिचक गया। पिचक गया यानी कि क्रश हुआ, कंप्रेशन लगा। अगर क्रश हुआ, कंप्रेशन यहाँ पे लगा तो कैसी हो जाएगी, जो आपकी बोन होगी वो चौड़ी हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी। किसी चीज़ को दबाओगे तो वो चौड़ी होती है, तो इस तरीके से चौड़ी हो जाएगी। देन आता है अस्थि छल्लित। अस्थि छल्लित कुछ छल्ले की तरह बन गई, एक तरफ से ऊंची एक तरफ से नीची जैसी। तो एक तरफ से ऊंची एक तरफ से नीची क्या बन गई, अस्थि छल्लित बन गई। देन आता है कांडभग्न। कांडभग्न मतलब इस तरीके से ये ट्रांसफर्स फ्रैक्चर अगर हुआ तो वो कांडभग्न होता है। मज्जानुगत यानी कि ये जो आपकी बोन है इसके अंदर क्या है, मज्जा है, मैरो है। अगर ये मैरो ही बाहर निकल गई है तो वो क्या हो जाएगा, मज्जानुगत। बोन ऐसे प्रवेश करी कि मज्जा बाहर निकल गई तो वो मज्जानुगत हो जाएगा। अतिपातित यानी कि क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा पूरा ही अस्थि टूट गई है, पूरी ही बोन टूट गई है तो अतिपातित, कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाएगा। वक्र मतलब कि टेढ़ी हो गई है तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो जाएगा। टेढ़ी अगर हो गई अस्थि तो क्या हो जाएगा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो जाएगा। छिन्न। छिन्न मतलब कि थोड़ी थोड़ी टूटी है, ठीक है, तो एक तरफ से जुड़ी है दूसरी तरफ से टूट गई है तो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के अंदर आता है। देन आता है पाटित। पाटित मतलब कि दरारें पड़ गई हैं, दरारें पड़ गई हैं उसको बोलेंगे हम पाटित, क्रैक्ड हो जाएगा। और स्फुटित यानी कि दरारें तो पड़ गई है लेकिन फिशर बन गया है, फूल गई है। देखो हमने क्या देखा था, हमारा सबसे पहले ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जो आपका था कांडभग्न, तो ये कांडभग्न आपका हो जाएगा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। देन आपका एक लीनियर भी बन सकता है। देन आपका बनेगा ऑब्लिक फ्रैक्चर यानी कि अश्वकर्ण के समान क्या मिलेगा, उठा हुआ। तो जो ऑब्लिक आपका डिस्प्लेस होगा, देखो एक तरह से उठा हुआ सा है ना अश्वकर्ण के समान, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, अश्वकर्ण हो जाएगा। ग्रीन स्टिक में आपका क्या हुआ था, टेढ़ी हो गई थी, देखो यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी सी हो गई है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रीन स्टिक हो जाएगा। कॉम्बिन्यूटेड आपका जो है वो पिच्चित, सॉरी चूर्ण बन गया था, तो जो कॉम्बिन्यूटेड है वो क्या हो जाएगा, चूर्ण। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर हो गए। अब सिंपल सी बात है, फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन वहाँ पे आता है,
उस अंग को हम हिला डुला नहीं पाएंगे तो अशक्ति आती है। चूर्णित टाइप का हो गया था तो क्रेपिटस, यानी कि उसको दबाएंगे तो हमें आवाज़ सुनाई देगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेन होते हैं और अंग हमारे कैसे पड़ जाएंगे, लूज या शिथिल पड़ जाते हैं। अगर हमें करना है प्रोग्नोसिस कि कौन सा ठीक कर सकते हैं, कौन सा ठीक नहीं कर सकते हैं। पहला, मान लो चूर्णित हो गया है, यानी कि बहुत एकदम छोटे 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 टुकड़े हो गए हैं, तो कैसे आप इसको ठीक करोगे, तो ये कष्ट साध्य होता है। अगर वो छिन्न हो गया है, यानी कि एक तरफ से तो टूट ही गया ना और एक तरफ से जुड़ा हुआ है, तो भी आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो। अति पातित, जब कंप्लीट फ्रैक्चर ही हो गया है तो भी कष्ट साध्य होगा ठीक करने में, और जब उसकी मज्जा निकल गई है बोन की तो भी कष्ट साध्य होता है। बाकी जो कमज़ोर लोग हैं उनमें ठीक कैसे करोगे, वृद्ध बालक में ठीक करने में भी दिक्कत आएगी, और जॉइंट के पास जो आपका भग्न होगा, क्योंकि जॉइंट डिसलोकेट और जॉइंट में भी दिक्कत होने की चांसेस होगी, और वहाँ से नर्व्स भी पास होती है और नर्व्स को डैमेज होने की भी चांसेस यहाँ पे होती है। देन हम देखेंगे असाध्य। ऑब्वियस सी बात है, आपके कपाल प्रदेश में, कटी प्रदेश में अगर हो गया तो वो असाध्य होता है। तो कटी कपाल के यानी कि स्कल के, स्पाइन के फ्रैक्चर, डिसलोकेशन असाध्य ही होते हैं। अगर हमारी हिप बोन है, ये हिप बोन है, और हिप बोन का कौन सा फ्रैक्चर आपका हो गया, क्रश वाला, मीन्स आपकी छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, तो वो भी असाध्य होता है। और जो जन्म से कंजेनाइटल है, या फिर हमने ठीक तो कर दिया था लेकिन अच्छे से उसकी बैंडेजिंग नहीं की, प्लास्टर अच्छे से नहीं किया, और या फिर ज़्यादा हमने मूवमेंट करी उस टाइम पे हमारे जॉइंट की, वो हो गया तो भी हमारा क्या होता है, असाध्य होता है। अब ये आपको स्पेसिफिक याद रखना है कि कौन सी जो अस्थि है वो किस तरीके से टूटती है या फिर कैसी चोट लगती है। मान लो आपकी तरुण अस्थि है, तरुण अस्थि मीन्स आपकी जो कार्टिलेजिनस वाली बोन होती है, ये कार्टिलेजिनस वाली बोन क्या करती है, मुड़ जाती है, टूटेगी नहीं, मुड़ जाएगी। तो जो कार्टिलेज वाली बोन होती है वो आपकी मुड़ जाएगी, टूटेगी नहीं। देन हम बात करेंगे आपकी जो कार्टिलेज वाली बोन होती है, यह है कि इलास्टिक कार्टिलेज वाली वहाँ पे क्लास, ठीक है। तो जो आपकी कार्टिलेजिनस बोन होती है, लाइक हाइलीन हो गई, इलास्टिक हो गई, फाइब्रो कार्टिलेज हो गया, ये सारे आपके कार्टिलेज होते हैं। तो ये जो बोन बनाते हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे ये जो बोन होंगे, लाइक हमारे क्या होंगे, आपके जो लॉन्ग बोन का एंड पार्ट है, रिप्स वगैरह है, नोज़ वगैरह है, तो ये क्या करते हैं, केवल बैंड होते हैं। जो आपकी नलकस्ती ट्यूबल बोन है, जो आपकी लॉन्ग बोन है, वो टूट सकती है। जो आपकी फ्लैट बोन होगी, लाइक कपाल अस्थि जो आपकी होती है, उसमें क्रैक पड़ सकता है। और जो आपकी रुचक अस्थि है, लाइक आपकी स्मॉल बोन जो होती है, टीथ वाली जो बोन होती है, वहाँ पे क्या हो सकता है, फिसर आ सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है, बोन में हो रहा है, और बोन में किसकी ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है। चिकित्सा में सबसे पहले जो सबसे मेन होता है वो होता है आहार एंड विहार। क्यों? क्योंकि बोन को क्या करना है, फ्रैक्चर हो गया है, अब बोन को जॉइंट करना है, उसकी हीलिंग की स्टेजेस चलानी है, पूरा प्रॉपर हील करना है, तो उसके लिए अच्छा सा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। और ऑब्वियस सी बात है, बोन का एक सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, कैल्शियम। तो कैल्शियम न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए होता है, बाकी और भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। और हमें खट्टा, तीखा, खारा, ये नमक बोलते हैं, नमक मत खाओ, खट्टा मत खाओ, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं खानी होती हैं। लवण, कटु, क्षार, अम्ल जो आपके क्या करेंगी, वात को भी बढ़ाएगी एक तरीके से, और वहाँ पे हीलिंग भी नहीं होने देगी। मैथुन नहीं करना है, धूप वगैरह का सेवन नहीं करना है, व्यायाम नहीं करना है, और रुक्ष अन्नपान नहीं करना है। वात बढ़ेगी, वात बढ़ेगी तो हीलिंग नहीं हो पाएगी। हीलिंग के लिए कफ बढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि कफ आपका फॉर्मेशन का काम करता है। देन क्या देंगे, तो हम देंगे उसमें शाली, मांसरस, क्षीर, सर्पी, यूष, ये सारी हम चीज़ें देंगे। सती नज यानी कि मटर हम यहाँ पे देते हैं। भृंगण सारा अन्नपान देते हैं, तो उसमें हमारा जीवनीय गण आ जाएगा, मधुर औषध सिद्ध आ जाएगा, घृत, लाक्षाचूर्ण, ये सारी चीज़ें आ जाएगा। उसके बाद हम वहाँ पे लेप करते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कुशा बंधन कर सकते हैं, मीन्स प्लिंटिंग, यानी कि आप जो है कोई भी पत्र, कोई छाल वगैरह है वृक्ष की, उसको वहाँ पे क्या कर सकते हो, बांध सकते हो, ताकि उसको क्या मिले, फिक्सेशन मिले, एक स्थिरीकरण वहाँ पे मिले। तो कौन कौन से वृक्ष आप ले सकते हो,
मधुक, उदुम्बर, अश्वत्थ, पलाश, जितने भी आपके जनरली आधे शीरी वृक्ष हो जाएंगे, बांस वगैरह है, वट वगैरह है, ये क्या करती हैं, संधान का काम करती है। और जितने भी आपके संधानीय महाकषाय है वो आप यहाँ पे यूज़ ले सकते हो। आलेप करना है तो मंजिष्ठा का, मुलेठी का, रक्त चंदन का कर सकते हैं, शतदौत का कर सकते हैं, क्योंकि वो हीलिंग में काम करेगा अगर वहाँ पे कोई इंजरी हुई है, इन्फ्लामेशन हुआ है और पेन हो रहा है तो उसके लिए। देन हम वहाँ पे पट्टा तो बांधते ही हैं, बैंडेजिंग करते हैं। तो बैंडेजिंग अगर हमको करनी है, मान लो सौम्य ऋतु है, शीत ऋतु है, तो वहाँ पे क्लेद वगैरह नहीं होगा, पसीना वगैरह नहीं आएगा, वो सड़ेगा नहीं, तो 7-7 दिन पर हम बदल सकते हैं। साधारण ऋतु में 5-5 दिन पर बदल सकते हैं। लेकिन अगर ग्रीष्म ऋतु है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, श्वेत है, क्लेद प्रधान है, तो 3-3 दिन पर हमें बदलना होता है। अब हमें रिडक्शन करना है, यानी कि उन दोनों की पोजीशंस को एक साथ लाना है। जैसे वो इधर उधर हो गए हैं तो हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो हमारी कोई बोन है वो डिप्रेस हो गई है, उसको हमें ऊपर खींच के लाना है। अगर कोई एलिवेट हो गई है तो उसको नीचे धक्का देना है। तो वही अगर उठी हुई है तो उसको प्रेशर दे के दबाना है। अगर इधर उधर विस्थापित हुई है, इधर उधर मुड़ गई है, तो ट्रैक्शन करेंगे हम उसमें। उसके बाद कंप्रेशन हम यहाँ पे करते हैं और देन बैंडेजिंग हम यहाँ पे कर देते हैं। मीन्स क्या होता है, सबसे पहले मान लो आपकी कोई नीचे की ओर अस्थि दब गई है, डिप्रेस फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, या फिर ऊपर एलिवेट हो गई है, तो एलिवेट को क्या करना है, दबाना है, डिप्रेस को क्या करना है, उठाना है। तो हमें क्या करना है, 4 चीज़ें करनी है, आंचन, पीड़न, संक्षेप और बंधन। आंचन, पीड़न, संक्षेप और बंधन मीन सबसे पहले ट्रैक्शन करेंगे, खींचेंगे उसको, पुल करेंगे उसको। देन पीड़न, इधर उधर लगा के प्रेशर लगाएंगे। देन उसको कंप्रेस करेंगे, देन बैंडेजिंग कर देंगे ताकि वो पूर्व अवस्था में आ जाए। और पूर्व अवस्था में आने के बाद हम वहाँ पे घृत वगैरह आदि, तो ये जो घृत आदि होता है, इन घृत आदि का क्या करते हैं, लेप कर देते हैं ताकि हीलिंग अच्छे से हो पाए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे भग्न रोहन अवधि, अगर किसी के बच्चों की इनमें चाइल्डहुड में बाल्यावस्था में हुआ है तो 1 मास में हील हो जाता है, क्योंकि उस टाइम वो कफ प्रधान है। मिडिल एज में 2 मास लगते हैं और ओल्ड एज में 3 मास लगते हैं, ठीक है। अब आता है स्पेसिफिक मैनेजमेंट। हम देखते हैं क्या क्या स्पेसिफिक मैनेजमेंट कराते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो टिबिया है या फीमर है, यानी कि आपकी लेग की बोन का जब फ्रैक्चर हुआ है, उनको हमें स्थिरता देनी है। तो बोला गया है 5 किलो वाले कपाट शयन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको केवल याद ही रखना है, क्योंकि आजकल ऐसा कुछ है नहीं कि इनको यूज़ किया जा रहा है, तो इतना ही याद रखना है, कपाट शयन का यूज़ किया जाता है कहाँ, टिबिया और फिबुला फ्रैक्चर में, फीमर फ्रैक्चर में, सॉरी, टिबिया और फीमर फ्रैक्चर है तो आपको कपाट शयन यूज़ करना है। कितने किलो का, 5 किलो का। अब ये कील लगानी कहाँ है, 5 कील, तो आपके पास है 5 कील, आप कहाँ कहाँ लगाओगे। सबसे पहला लगाओगे आप जहाँ जॉइंट है वहाँ उसके दोनों तरफ, तो जॉइंट्स के साइड में, तो 2 तो आपको लग गई, जॉइंट के साइड में लग गई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इस कील को, 2-2 कील कहाँ लगाओगे आप, तल प्रदेश में, ठीक है। तो इस तरीके की आप अगर लगाओगे तो वो क्या होता है, हिला नहीं पाएगा। और ये किसका काम करता है, एक्सटर्नल एक फिक्सेटर जो हम लगाते हैं, उस एक्सटर्नल फिक्सेटर का ये काम करता है। तो जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन्स अगर डैमेज होंगी, लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर होगा, तो ये हम कपाट शयन विधि में यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम क्या करते हैं, अंगों का उपचार करते हैं। मान लो आपके हुआ है नख संधि रक्त संचय अर्बुद चिकित्सा। मीन्स क्या हुआ, जो आपकी नख संधि है, जहाँ आपका नेल आके जॉइंट हो रहा है, उस नेल में आपके क्या हो गया है, हिमेटोमा हो गया है, यानी कि ब्लड आकर इकट्ठा हो गया है। तो आपके अगर नेल वाले जॉइंट पे ब्लड आकर इकट्ठा हो गया है तो हमें कुछ नहीं करना है, आरा शस्त्र का प्रयोग करना, रक्त को निकाल देना है। और आरा शस्त्र के रक्त को प्रयोग करके निकालने के बाद शाली चावल का वहाँ पे लेप करना है। तो अगर आपके नाखून पे हुआ है तो पहले उसको निकालो ब्लड को, और देन किससे निकालेंगे, आरा शस्त्र से निकालेंगे। देन शाली चावल का क्या कर सकते हैं, लेप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, आपका तल भग्न हो गया है, तल मतलब कि आपका कार्पल और मेटाकार्पल भग्न हो गया है,
तो इस कार्पल मेटाकार्पल ये क्या करता है, आपके वेट बियरिंग का काम कर रहा है। अगर वेट बियरिंग का काम कर रहा है तो पहले क्या करेंगे, ये वेट बियरिंग यहाँ से डैमेज होगा तो आप वेट बियरिंग कराओगे। सबसे पहले आपने मिट्टी का पिंड दिया उठाने के लिए, फिर आपने नमक का पिंड यानी कि गोला सा उठाने के लिए दिया, और फिर आपने पत्थर उठाने के लिए दिया, ताकि वो वेट बेयरिंग कैपेसिटी उसकी वापस आ पाए। अगर हम बात करेंगे, मान लो रिब्स का फ्रैक्चर हुआ है, तो रिब्स का फ्रैक्चर में तो हम क्या कर रहे थे, बैंडेजिंग करेंगे, ड्रेसिंग पैड लगा के बांधेंगे और उसको तेल द्रोणी में उसको लिटा देंगे, ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, अपने आप हील हो जाए। अगर क्लेविकल है तो क्लेविकल का तो हमने देखा ही था कि उसका एक पार्ट डिप्रेस हो जाता है, एक पार्ट एलिवेट होता है, तो उन दोनों को उठा के और देन बंधन कर देना है। 8 शेप बैंडेज लगाएंगे हम। देन आता है शोल्डर, शोल्डर में भी स्वस्तिक बंद लगाते हैं, 8 शेप बैंडेज लगाते हैं। नोज़ में अगर आपके होता है, तो अगर आपके नेज़ल फ्रैक्चर हुआ है, नोज़ का फ्रैक्चर हुआ है, तो या तो नोज़ क्या होगी, आपकी डिप्रेस होगी, या आपकी क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी, ठीक है। 2 चीज़ें हो सकती हैं। नोज़ में क्या हो सकता है, वो डिप्रेस हो सकती है या फिर वो कर्व हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है। कुछ नहीं करना है, शलाका लेनी है, शलाका को दोनों नासिका छिद्रों में प्रवेश कराना है। ये आपकी नासिका हुई, तो इन शलाकाओं को 2 नासिका छिद्रों में प्रवेश कराना है। देन बंधन करके ग्रंथ का परिक्षेप कर देना है। उसके बाद अगर ग्रीवा आपकी हुई है तो ग्रीवा में आप क्या करोगे, या तो ऑब्लिक होगा या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा। कहाँ होता है, नेप ऑफ नेक पे होता है। तो कुछ नहीं करना है, इस नेप ऑफ नेक को और आपके चिन को पकड़ के, यानी कि बैक ऑफ नेक को और चिन को पकड़ के ऊपर उठा देना है। तो अगर आप इसको ऊपर उठा दोगे और देन 7 दिन तक सीधा लिटाना है और पट्टी बांध देनी है, ताकि वो हमारा सर्वाइकल का फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा। तो नॉर्मल रीड करने की बात है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्चर हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अब आता है सर्वरण भंग। सर्वरण यानी कि जो ओपन फ्रैक्चर होता है, ओपन फ्रैक्चर हुआ है यानी कि बोन तो आपकी टूटी ही टूटी है, लेकिन आपके अंदर घाव भी हुआ है। सव्रणश्य तु भग्नश्य, अगर घाव हुआ है तो घाव को ठीक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस वुंड की चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो वुंड की चिकित्सा कैसे करते हैं, प्रक्षालन करके और देन वहाँ पे औषध लगा के। अब आता है सम्यक भग्न रोहन, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो चिकित्सा करी है उससे आपका भग्न ठीक हो गया है या नहीं हुआ है। तो उसके कुछ लक्षण है, श्लोक आप याद कर लेना या फिर 4 पॉइंट है, ये आप याद कर लेना। अनअवित यानी कि ऑब्वियसली बात है, पेन मेन सिम्टम था तो पेन नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। अहीन अंग यानी कि अंग की लंबाई कम नहीं होगी, शॉर्टनिंग नहीं होगी, जैसा था नॉर्मल एनाटॉमी वैसा ही रहेगा। अनउलबन यानी कि स्मूथ रहेगा, ना ऊंचा होगा ना नीचा होगा, स्मूथ रहेगा और सुखपूर्वक को चेष्टा कर पाएगा। तो ये 4 चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, तो हम बोलेंगे कि उसका आइडियल यूनियन हुआ है। अनअवित, अहीन अंग, अनउलबन और सुखपूर्वक चेष्टा वो करता है। अब इन्फेक्शन हुआ है, व्रण बना है, तो व्रण में काम होता है कि वहाँ पे पाक हो सकता है, सुपुरेशन हो सकता है, तो पाक नहीं होने देना है, हमें पकने नहीं देना है। या फिर हो सकता है कि वो गलत जुड़ गई है, उनका माल यूनियन हो गया है, तो हमें दोबारा उनको ठीक करना है। और स्पेसिफिक याद रखना है, गंध तेल का यूज़, त्रपुस आदि तेल का यूज़ करना होता है। तो गंध तेल, त्रपुस आदि तेल, अस्थि संगार आदि चूर्ण, लाक्षा गुग्गुलू, इनका यूज़ करना होता है। मालिश भी करा सकते हैं और पीने के लिए भी हम दे सकते हैं। अब क्या था, ये तो हमने देखा था आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू भग्न का। अब हम देखेंगे मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, और मॉडर्न में किससे कोरिलेट किया गया है, फ्रैक्चर से कोरिलेट किया गया है। व्हाट इज़ फ्रैक्चर, टूटना, पार्शियल टूटेगा कंप्लीट टूटेगा नहीं पता, लेकिन जो आपकी बोन कंटिन्यू जा रही है, इस कंटिन्यूटी में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो पार्शियल और कंप्लीट ब्रेक हो जाता है कंटिन्यूटी ऑफ बोन में। क्यों हो सकता है, मान लो कोई हाई फोर्स लगा, कोई स्ट्रेस वहाँ पे, कोई भारी चीज़ वहाँ पे आई, या फिर किसी मेडिकल कंडीशन में लाइक बोन वीक हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन हो गई, उसकी वजह से स्केलेटल स्ट्रक्चर वीक हो गया है, तो हमें फ्रैक्चर देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे फ्रैक्चर के क्लासिफिकेशन। फ्रैक्चर की क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट बेसिस पे देखेंगे। सबसे पहला इटियोलॉजी के बेसिस पे, निदान के बेसिस पे, कि क्या निदान है, क्यों फ्रैक्चर हुआ है। तो निदान के बेसिस पे क्या क्या फ्रैक्चर हो सकता है, कोई ट्रॉमा लग सकता है,
कोई डिजीज़ हो सकती है तो पैथोलॉजिकल हो सकता है, और स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। तो क्या हुआ, सबसे पहला आता है ट्रॉमा, कहीं गिर गए, कहीं कोई इंजरी लग गई है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, फॉल हो गया है, तो सडन फोर्स लगेगा, सडन वायलेंस हुआ है, किसी फाइट की वजह से कोई ट्रॉमा लग गया है, तो वो कौन सा होता है, ट्रॉमेटिक होता है, कोई भी चोट लगने की वजह से। पैथोलॉजिकल यानी कि कोई भी हमारी बॉडी में ऐसी डिजीज़ हुई है, उसकी वजह से जो बोन है वो क्या हो गई है, वीक हो गई है, लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया है, ट्यूमर हो गया है, तो इसमें हमें फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। या फिर स्ट्रेस, यानी कि हमारी जो बोन है उस पर कंटिन्यूअस एक स्ट्रेस आया जा रहा है, एक दबाव आया जा रहा है, तो धीरे धीरे वो बोन वीक हो जाती है और उसके बाद क्या हो जाता है, उसका फ्रैक्चर हो जाता है। लाइक हम बात करेंगे, मोर कॉमन होता है मार्च फ्रैक्चर। जो मार्च पास्ट करते हैं उनके पैर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके के होते हैं। जो एथलीट होते हैं, ज़्यादा दौड़ते हैं, उनके पैरों में भी इस तरीके की दिक्कत होती है, तो उनमें ये स्ट्रेस फ्रैक्चर देखने को मिलता है, इसको मार्च फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसके बेसिस पे, फ्रैक्चर लाइन और पैटर्न के बेसिस पे। बार बार आप ये डायग्राम देख ही रहे हो, फ्रैक्चर किसके बेसिस पे, लाई के बेसिस पे। तो पैटर्न के बेसिस पे क्या हो सकता है, ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स मतलब कि ये आपकी लॉन्ग बोन थी, यहाँ आपकी एक परपेंडिकुलर लाइन की चीज़ की, तो इस लॉन्ग बोन के अगर परपेंडिकुलर आपका लगा तो वो कैसा होता है, ट्रांसफर्स फ्रैक्चर होता है। ऑब्लिक अगर हम बात करेंगे इस तरीके का, अगर टेढ़ा लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्लिक फ्रैक्चर हो जाएगा। स्पाइरल अगर हम बात करेंगे, देखो इस तरीके से ये स्पाइरल बन रहा है, तो जो स्पाइरल आपका बनता है वो क्या होता है, आपका स्पाइरल। तो स्पाइरल किससे बनेगा, ट्विस्ट करने की वजह से, ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से बनेगा। कॉम्बिन्यूटेड यानी कि टुकड़े टुकड़े, देखो इस टाइप में टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, तो ये आपका होता है कॉम्बिन्यूटेड देखने को मिलता है। सेगमेंटल मतलब कि सेगमेंट बन गया है अलग अलग, तो वो सेगमेंटल होता है। बटरफ्लाई फ्रैक्चर हो सकता है, ये इधर 2 फ्रैक्चर हुए तो ये बटरफ्लाई फ्रैक्चर इसको बोलेंगे हम। ठीक है, तो ये आपके कुछ फ्रैक्चर हो गए हैं जो आपने देख लिए हैं। उसके बाद आता है एनवायरनमेंट के बेसिस पे। तो हमने क्लोज्ड और ओपन देखा था, सवरण और अवरण, यानी कि क्लोज्ड यानी कि स्किन ढकी हुई है, कुछ दिख नहीं रहा है, ओपन यानी कि स्किन पे कट लग गया है, तो हमारा एनवायरनमेंट और अंदर का जो बोन होता है उसका कनेक्शन हो पा रहा है। कंप्लीट यानी कि 2 या और मोर पीसेस में टूट गई है तो कंप्लीट होता है। इनकम्प्लीट मतलब कि पार्शियल, यानी कि बोन बेंड हुई है और एक तरफ से ही टूटी है, एक तरफ से ही टूटी है तो वो ग्रीन स्टिक हो जाएगा, और बल्जिंग हो गई है तो वो टॉरस हो जाएगा। फीचर सिंपल सी बात है, पेन देखने को मिलेगा, और जैसे ही मूवमेंट करेंगे तो पेन बढ़ जाता है, फंक्शन नहीं कर पाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलेगा, लाइक चल नहीं पाएगा, वेट बियर नहीं कर पाएगा, डिफॉर्मिटी आ जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट डिफॉर्मिटी आप पढ़ोगे यहाँ पे कि आपका लिम्ब शॉर्ट हो जाएगा, रोटेट नहीं कर पाओगे, ये सारी चीज़ें। कॉम्बिन्यूटेड हुआ था तो आप साउंड सुनोगे, क्रेपिटस देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद वहाँ की मूवमेंट अब नॉर्मल हो सकती है, और आपके स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, ये वाले साइन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इन फ्रैक्चर के इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है रूल ऑफ 2। आपको याद रखना है रूल ऑफ 2। व्हाट इज़ रूल ऑफ 2? यानी कि हमें हर फ्रैक्चर को देखने के लिए, एग्जामाइन करने के लिए सबसे पहले एक्सरे कराना होता है, और ये जो एक्सरे कराना होता है उसमें 2 व्यू लेने होते हैं, एक एंटीरो पोस्टीरियर व्यू और एक लेटरल व्यू। तो एंटीरो पोस्टीरियर व्यू, लेटरल व्यू आप लिख के दोगे उसको, एक्सरे एंटीरो पोस्टीरियर, एक्सरे लेटरल, इस तरीके का। उसके बाद हमें 2 जॉइंट देखने होते हैं, यानी कि जो फ्रैक्चर है उसके ऊपर कौन सा जॉइंट है और नीचे कौन सा जॉइंट है, दोनों जॉइंट को आप एग्जामिन करोगे। 2 लिम्ब देखोगे, यानी कि नॉर्मल साइड से कंपेयर करोगे आप 2 लिम्ब, यानी कि 2 लिम्ब को कंपेयर करोगे, और 2 ओकेजन यानी कि आप एक्सरे को रिपीट कराते हो, 2 बार कराते हो, क्योंकि इनिशियल में दिखता नहीं है फ्रैक्चर। तो रूल ऑफ 2 आपको फॉलो करना होता है फ्रैक्चर के इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो रूल ऑफ 2 आपका क्या हुआ, रूल ऑफ 2 आपका हुआ, सबसे पहले आप 2 व्यू लोगे, एंटीरो पोस्टीरियर व्यू लेते हो और लेटरल व्यू लेते हो। 2 जॉइंट देखोगे, ऊपर और नीचे के जॉइंट देखोगे, 2 लिम्ब देखोगे, आपस में कंपेयर करोगे, और 2 ओकेजन 2 बार आप कम से कम कराओगे।
स्टेजेस ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग क्या होती है, 5 स्टेजेस होती है और प्रॉपर ये ईयर्स ले लेता है फ्रैक्चर हील होने में। तो फ्रैक्चर हील होने में सालों ले लेता है और स्टेज कितनी होती है, 5 स्टेज होती है। तो कितनी स्टेज हुई, 5 स्टेज हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारी बोन थी, हमारी बोन पे फ्रैक्चर हुआ यानी कि इंजरी हुई, वहाँ पे ब्लड वेसल इन्वॉल्व है, ब्लड वेसल की इंजरी हुई तो ब्लड वहाँ से निकलेगा। अगर वहाँ से ब्लड निकलेगा क्योंकि वेसल टॉर्न हुई है तो क्या फॉर्मेशन होगा, हिमेटोमा फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हुआ आपका हिमेटोमा फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हिमेटोमा फॉर्मेशन लेस देन 7 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले हिमेटोमा फॉर्मेशन होता है, लेस देन 7 डेज इसमें लगते हैं। देन वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे जो है नई नई सेल्स आती हैं, नई नई सेल्स आने लगेंगी तो फाइब्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट माइग्रेट करेंगी साइड पे, तो सेलुलर प्रोलिफरेशन होने लगेगा, नई नई सेल आने लगती है। तो ये 2 to 3 वीक्स में हो जाता है। देन वहाँ पे एक कैलस फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो सेल आई है वहाँ पे मिनरलाइजेशन होगा, कैल्शियम आके डिपॉजिट होगा। तो ये आपका 4 to 12 वीक पे होता है, कैलस फॉर्मेशन होता है। देन होती है आपकी कंसोलिडेशन, जो आपकी बोन का फ्रैक्चर हुआ था वो हिलती डुलती रहेगी, देन वो मैच्योर बोन में कन्वर्ट हो जाती है। देन आपका होता है रीमॉडलिंग। तो रीमॉडलिंग अगर हम बात करेंगे कि जो आपकी बोन होती है वो क्या होती है, वापस अपनी क्या ले लेती है, स्टेज ले लेती है। तो क्या हुआ, सबसे पहले हम बात करेंगे हिमेटोमा। हिमेटोमा यानी कि ब्लड वेसल टॉर्न हुई थी, ब्लड वेसल टॉर्न हुई थी, उसकी वजह से क्लॉट बनेगा, ठीक है। दूसरी, वहाँ धीरे धीरे न्यू ब्लड वेसल आएंगी, फाइब्रोब्लास्ट आएंगी, ऑस्टियोब्लास्ट आएंगी, सॉफ्ट टिश्यू आएगा, यानी कि ग्रेनुलेशन, सेलुलर प्रोलिफरेशन होगा। देन कैलस, जो आपका सॉफ्ट कैलस है वो हार्ड कैलस कन्वर्ट होगा और एक्सरे में हमें देखने को मिलेगा। देन रिमॉडलिंग होगी, मैच्योर लेमुलर बोन बनती है। देन यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो जाएगा, रिमॉडलिंग होने लग जाती है, ठीक है, और आपकी बोन क्या हो जाएगी, हील हो जाएगी। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की। इन्वेस्टिगेशन में क्या देखा था, टू रूल देखा था, यहाँ हम 3R देखेंगे। 3R यानी कि हमें करना है क्लोज रिडक्शन, ओपन रिडक्शन। तो अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हमें करना होता है रिडक्शन। अगर हम बात, हमें क्या करना है, मैनेजमेंट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है 3R। 3R हम देखते हैं, रिडक्शन, रिटेंशन और देन रिहैबिलिटेशन। सबसे पहला आता है रिडक्शन। नॉर्मल इजी लैंग्वेज में हम रिडक्शन को समझते हैं यानी कि रीपोजिशनिंग, यानी कि जो आपकी हड्डी टूट गई थी वो इधर उधर हो गई थी तो उसको जब नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लाते हैं, तो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लाना, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लाना क्या होता है, रिपोजिशनिंग या रिडक्शन होता है। 2 टाइप का होता है, क्लोज और ओपन। क्लोज यानी कि सर्जरी नहीं है, मैनिपुलेशन करेंगे, इधर उधर बोन को टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, लाइक वो करते हैं जैसे करते हैं, अपन को आता नहीं है, ऑर्थोपेडिक्स वगैरह करते हैं तो बोन को सीधा कर देते हैं। पेन होगा तो हम एनेस्थीसिया उसको दे सकते हैं, लोकल या जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। ओपन यानी कि सर्जरी उसमें हम परफॉर्म करते हैं, बोन के अंदर ओपन करके उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्लेट वगैरह डाल सकते हैं, स्क्रू वगैरह डाल सकते हैं, तो वो होती है आपकी ओपन, ठीक है। देन आता है आपका रिटेंशन। रिटेंशन मतलब कि क्या करना है, अब हमने बोन को सीधा तो कर दिया लेकिन उसको पोजीशन भी तो लानी पड़ेगी, स्टेबल भी तो रखना पड़ेगा ताकि वो जैसी थी वैसी हो जाए। तो हमें इमोबिलाइजेशन करना होता है, उस बोन को हिलाना नहीं होता है। तो हम उसमें एक्सटर्नल मेथड यूज़ कर सकते हैं कि हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ कर लिया, कास्ट वगैरह, स्लैब वगैरह लगा दी, ब्रेसेस वगैरह लगा दिए। हम उसमें अंदर से ट्रैक्शन कर सकते हैं, इंटरनल भी फिक्सेशन कर सकते हैं प्लेट स्क्रू वगैरह का, और एक्सटर्नल फिक्सेशन कर सकते हैं। तो ये मेथड हमें केवल मूवमेंट को कम करनी है और पेन को कम करना है, उसके लिए यूज़ लेते हैं। देन आता है रिहैबिलिटेशन। अब हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें क्या करना है, उसकी मूवमेंट करानी है, वापस से मूवमेंट हमें वापस से करानी है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, उसके फंक्शंस वापस कराने हैं, तो उसके लिए कराते हैं रिहैबिलिटेशन। धीरे धीरे वेट बियरिंग करवाते हैं, मैप के पैसे मोबिलाइजेशन कराते हैं, फिजियोथेरेपी हम यहाँ पे देते हैं।
बाकी क्या हुआ, रिडक्शन यानी कि पहले बोन को सीधा करेंगे, रिटेंशन उसको उस टाइम में बहुत दिन तक पकड़ के रखेंगे कि वो हिले डुले ना, और रिहेबिलेशन यानी कि उसको हम चलना सिखा रहे हैं बोन को। 3 चीज़ें आपने देखी। देन कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, शॉक हो गया, मान लो कोई न्यूरोलॉजिक शॉक हो गया, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, क्योंकि ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो शॉक हो सकता है, या फिर वहाँ पे फैट आके जमा हो गया तो एम्बोलिज्म हो सकता है, सेरेब्रल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्रश सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, रीनल फेलियर की वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है, और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म यानी कि डीबीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। मॉडियर देन आपका आता है लोकल कॉम्प्लिकेशन, कि फ्रैक्चर रिलेटेड आएगा आपका, कि कोई यूनियन डिले हो गया, कि फ्यूज़ नहीं हो पाया जल्दी, या फिर हुआ ही नहीं, या फिर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अच्छे से नहीं हुआ। और क्या हो सकता है, अवेस्कुलर नेक्रोसिस, की जब उस पार्ट पे हमारा फ्रैक्चर हुआ तो उसको सप्लाई नहीं हो पाई, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया, बोन डेथ हो गई, वो बोन हमारी शॉर्ट रह गई, या फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, वहाँ पे जो वेसल्स जाएंगी उनकी इंजरी हो सकती है, नर्व की इंजरी हो सकती है, टेंडन रप्चर हो सकते हैं, बाकी हमारे कुछ ऑसिफिकेशंस वगैरह में दिक्कत आ सकती है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, सबसे पहला अगर ओपन फ्रैक्चर होगा, ओपन फ्रैक्चर है, वुंड बनेगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे और डर्ट वगैरह भी आएगी, तो उस डर्ट को रिमूव करना है, पूरा डर्ट डेब्रिस सबको रिमूव करना है। एंटीबायोटिक देना होगा, टिटनेस देना होगा, क्या पता किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो जाए उनकी वजह से, तो वो देना है। लेवेज कराना है यानी कि उसको साफ़ करना है, इरिगेशन करना है नॉर्मल सलाइन से, देन वही स्टेबलाइज कराना है, वुंड को क्लोज कर देना है जब इन्फेक्शन नहीं है तो ये आपका हुआ मैनेजमेंट।